हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर महीने के वीक वाइज करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज अक्टूबर महीने के वीक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं और आज 1 से लेके 8 अक्टूबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर का वीकली करंट अफेयर, और आज 1 से लेके 8 अक्टूबर के बीच के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट। कौन सा पॉइंट इसमें से सही है? अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की रिसेंटली गुजरात विजिट को देखें और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स को वहां पे इनॉग्रेट किया, कुछ प्रोजेक्ट्स का वहां पे फाउंडेशन स्टोन या नींव पत्थर रखा, तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो एक फाउंडेशन स्टोन रखा, एक नींव पत्थर रखा, वो रखा वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल वो वहां पे बनेगा, और साथ ही साथ जो है वो ब्राउनफील्ड पोर्ट के नाम से जाना जाएगा, और वो कहां पे होगा? भावनगर, गुजरात में। मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी बेस्ड जो टर्मिनल होगा वो भावनगर में बनाया जाएगा। उसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी ने रख दिया है, और भी नरेंद्र मोदी जी ने 5200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भावनगर में लॉन्च किए हैं। तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक रीजनल साइंस सेंटर का उद्घाटन किया है जो कि 20 एकड़ में फैला हुआ है, वो भी भावनगर, गुजरात में। इस सेंटर के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो 100 करोड़ रुपए की आएगी, मतलब 100 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने साथ ही साथ कई और तरह के प्रोजेक्ट जो है वो वहां पे स्टार्ट किए, उसका उद्घाटन किया। एक तो आप कह सकते हो पैकेज 7 ऑफ साउनी योजना लिंक 2, 25 मेगावाट का एक पलिताना सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया। एक आप कह सकते हो अवध कृपा प्लास्टोमेक प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट जो था फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट का, उन्होंने उसके साथ जो है वो कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, कई प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा।
जो ये साउनी योजना लिंक 2 है, इसका पैकेज 9 भी जो है वो उसका भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑल ए बी सी। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल भावनगर में उसका नींव पत्थर जो है वो रख दिया, ये बन के अभी तैयार होगा। सितंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं और वो तीसरे क्वार्टर के लिए बढ़ाए हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट की बात करें? और आपको पता होना चाहिए, अगर हम सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास ऐसी 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें से इन्होंने जो है वो 6 के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट किसी न किसी तरह से बढ़ाया है और बाकी जो है वो आप कह सकते हो कि अनचेंज्ड हैं। तो पहली है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अमाउंट इंटरेस्ट रेट जो है उसमें बढ़ा दिया है, पहले 7.4% था, अब 7.6 कर दिया है 5 साल के पीरियड के लिए। ये बिल्कुल सही है कि सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट 7.6% होगा अगर 5 साल के लिए वो स्कीम को चुनते हैं। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम इंटरेस्ट रेट उसमें भी बढ़ा दिया, 6.7% कर दिया क्वार्टर 3 के लिए फाइनेंशियल ईयर 23 में। पहले ये 6.6% होता था, मतलब 10 बेसिस पॉइंट इसको बढ़ा दिया है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट रेट ऑफ किसान विकास पत्र जो है वो बढ़ा दिया है 10 बेसिस पॉइंट पे, 6.9% कर दिया 6.8% से, और मेच्योरिटी पीरियड भी इसका कम कर दिया, पहले 124 महीने की मेच्योरिटी होती थी, अब 122 महीने की कर दी है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ा गया है क्योंकि ये 6.8% नहीं था, पहले 6.9 था, अब जो है ये 7% कर दिया गया है। तो 10 बेसिस पॉइंट जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन ये 6.9 से 7% किया गया है, ये याद रखना है। और पहले जो मेच्योरिटी पीरियड था वो 124 महीने का था, अब 123 का कर दिया, 1 महीना कम कर दिया है। तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत हो गया। और 2 साल का अगर टाइम डिपॉजिट जो है आप लेते हो तो उस पर भी 20 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ा दिए हैं, और 2 साल के लिए ये बढ़ा दिया गया है 5.7% कर दिया, पहले कितना था 5.5%। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। और 3 साल के टाइम डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट 30 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, पहले जो है वो 5.5% मिलता था, अब 5.8% मिलेगा। तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। तो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास कौन सी है, तीसरी। याद रखना है किसान विकास पत्र के ऊपर अब इंटरेस्ट रेट जो है वो 7% मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा ऐसा शहर है, गोदी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वहां पे इंडिया का फर्स्ट एवर 3000 फैरेड हाई पावर्ड सुपर कैपेसिटर प्लांट लगाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी अपना योगदान निभाएगा। मतलब फर्स्ट एवर 3000 फैरेड हाई पावर्ड सुपर कैपेसिटर यूनिट जो है ये लगाया जाएगा, और ये हैदराबाद तेलंगाना में लगाया जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकेंड। तो एक ये सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, क्योंकि सुपर कैपेसिटर एक वो डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को स्टोर कर सकती है और रिलीज कर सकती है। और गोदी इंडिया ऐसी पहली कंपनी है इंडिया की जो कि BIS या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कंपनी बन गई है, जो कि लिथियम आयन सेल्स को बना सकती है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के साथ। ये फर्स्ट BIS सर्टिफाइड कंपनी है इंडिया के अंदर, ये भी आप याद रख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड है, एक बैटरी टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप कंपनी है जो कि इंडिया की फर्स्ट एवर 3000 फैरेड हाई पावर्ड सुपर कैपेसिटर फैसिलिटी बनाएगी अपने हैदराबाद तेलंगाना वाले प्लांट के अंदर ही। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक डील साइन की है कि इंडिया जो है वो कुछ मिसाइल्स और वेपन्स बना के उस कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा? मतलब अब हम जो यूनिट्स हैं, जो डिफेंस के यूनिट्स हैं, वो इंडिया में इन मिसाइल्स और वेपन्स को बनाएंगे और हम बाहर भेजेंगे। अब हम बाहर से खरीद नहीं रहे, बाहर बेच रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर, और ये डील हुई है किसके साथ, आर्मेनिया के साथ। तो ऐसा क्या होगा, आंसर 4। तो इंडिया ने एक रिमार्केबल एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो मिसाइल्स का कह सकते हो, रॉकेट्स का कह सकते हो, या एम्यूनेशन का कह सकते हो, वो आर्मेनिया के साथ साइन किया है, ताकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है आर्मेनिया का अजरबैजान कंट्री के साथ, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ऑर्डर जो है वो प्लेस किया गया। और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 2000 करोड़ रुपए के लगभग है, $250 मिलियन के लगभग है। और इसमें इंडिया जो है वो पिनाका राइफल्स को जो है वो वहां पे भेजेगा। आप कह सकते हो पिनाका जो लॉन्चर्स हैं, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं
जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी इसको यूज कर रही है, और अब ये जो है वो किसके पास जाएंगे, अर्मेनिया के साथ जाएंगे। और पिनाका को बनाया किसने है, डीआरडीओ ने बनाया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और इंडिया ने ऑलरेडी अर्मेनिया को कुछ सवाथी रडार्स जो हैं वो पहले बेची थी, सवाथी रडार्स, जिसकी कॉस्ट लगभग 350 करोड़ रुपए की थी, और ये इफेक्ट जो है वो 2020 में हुआ था। लेकिन अब स्पेशली मिसाइल्स भी, वेपन्स भी, और साथ में गोला बारूद भी जो है बना के भेजा जाएगा, एमिनेशन भी भेजा जाएगा। सितंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की तरफ से डेडलाइन बढ़ा दी गई है और मैंडेटरी कर दिया कि 6 एयरबैग जो है वो हर गाड़ी में होने चाहिए अगर वो M1 कैटेगरी पैसेंजर कार में आता है। पहले ये डेडलाइन जो है वो अक्टूबर 2022 तक की थी, लेकिन अब ये कर दिया है अक्टूबर 2023, मतलब 1 साल जो है वो अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो अक्टूबर 2023 से हर पैसेंजर कार में जो है वो 6 एयरबैग होंगे। ये नितिन गडकरी जी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज हैं, उन्होंने ये डेडलाइन वो है बढ़ा दी है। ये मतलब आप कह सकते हो कि ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, जिसके कारण जो है वो कई सप्लाई चेन दिक्कतें आ रही हैं, बाहर से सामान नहीं आ रहा है, बाहर जा भी नहीं रहा है, जिसके कारण जो है वो प्रॉब्लम पूरी पूरी वर्ल्ड जो है वो फेस कर रहा है। और ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी 2022 में रिलीज किया गया था कि 1 अक्टूबर 2022 में हर कार में 6 एयरबैग होंगे, लेकिन अब ये अक्टूबर 2023 में कर दिया गया है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इंडेक्स जारी किया गया जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सबसे पहले आपने यही याद रखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। ये 15th नंबर का इनोवेशन इंडेक्स है और इसमें इंडिया का रैंक कौन सा है, इंडिया का रैंक 40th है इसमें। और कौन सी कंट्री इसमें टॉप करती है, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप करता है और स्विट्जरलैंड इसमें मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी के तौर पे आगे आता है 12वें साल लगातार, मतलब 12वें साल लगातार स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है। तो आंसर क्या होगा, 40th इंडिया का रैंक और टॉप कंट्री कौन सी है, स्विट्जरलैंड। और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ा जंप जो है वो पिछले 7 साल में लिया है। इंडिया का रैंक जो है वो 81st था 2015 में, 2015 में 81st पोजीशन पे था इंडिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब इंडिया 40th नंबर पे जो है वो आ चुका है 2022 में। तो आप देख सकते हो 40 रैंक्स की छलांग लगा के जो है वो इंडिया लगभग 41 रैंक की छलांग लगाए, 40 की भी नहीं, 41 रैंक की छलांग लगा के जो है वो इंडिया कहाँ पहुंच गया है, अब 40th नंबर पे पहुंच गया है। और इंडिया टॉप 40 कंट्री में पहली बार जो है वो शामिल हुआ है, क्योंकि पिछली बार इंडिया का रैंक जो है वो 46 था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का पिछली बार रैंक जो है 46 था। तो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तीसरे पे स्वीडन है। लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं, पहला याद रखें और इंडिया का रैंक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। Which of the following organization recently collaborated with the government of India? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक टाई अप किया है ताकि एक $1 बिलियन का फंड बना के जो है वो हम फाइनेंस कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और ये फंड बनाया गया स्पेशली वर्ल्ड बैंक की तरफ से और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, मतलब सिडबी की तरफ से इसको बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। तो 3 इसमें आप कह सकते हो एंटिटीज शामिल हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शामिल है, एक वर्ल्ड बैंक शामिल है और एक सिडबी शामिल है, ताकि $1 बिलियन का जो फंड जो है वो बनाया जा सके ताकि लोन प्रोवाइड कर सके इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनीज को और 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनीज को। तो इससे क्या होगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है वो बताएगा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ा सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज को हमें जो है वो लोन देना है, खास करके उनको जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज लोन ले चुकी हैं और आगे लोन वापस नहीं कर रही हैं। तो किसी तरह से उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उनको समझ के उनको और फंड जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। पहले पूरा का पूरा फंड नहीं दिया जाएगा, 1 बिलियन में से $300 मिलियन जो हैं वो दिए जाएंगे, मतलब इस पे रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे ये दिया जाएगा सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि देखा जाए कि किस तरह से इस पैसे को यूज किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये लो रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक आप कह सकते हो इसमें गारंटी ली जाती है कि पैसा जो है वो वापस आएगा और इसमें वर्ल्ड बैंक और सिडबी जो है वो फिर क्या करते हैं, फंड करते हैं। और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वो इसके अंदर बढ़ेगी और भी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने जो है वो स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक और सिडबी जो है वो एक लॉन्च फंड लाइक करेंगे अगेंस्ट लोन डिफॉल्ट टू द लेंडर फाइनेंसिंग परचेज ऑफ द इलेक्ट्रिक 2 and the 3 व्हीलर्स। तो बहुत ही अच्छा है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण इंडिया के अंदर हो सके।
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिसेंटली अप्रूवल्स देखें, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ज्यादातर अप्रूवल्स एक कंपनी दूसरी में मर्ज होने के बारे में होती है, तो देख लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितने भी एसेट एसआर ग्रुप के होंगे अब वो आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया के माने जाएंगे। मतलब सारे के सारे एसेट एसआर ग्रुप के जो है वो किसने खरीद लिए हैं? आर्सेलर मित्तल ने खरीद लिए हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड जो है वो अब जो मेत्रा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है उसकी 18 सब्सिडरीज को के शेयर को जो है वो खरीद सकती है, उसको अक्वायर कर सकती है। मतलब जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी और भी बड़ी कंपनी जो है वो बन सकती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो अदानी पावर है वो 100% शेयर कैपिटल जो है वो खरीदने के लिए जो है वो परमिशन दे रहे हैं, जिसमें वो डिलीजेंट पावर प्राइवेट लिमिटेड को पूरा का पूरा खरीदेंगे और डीबी पावर लिमिटेड को भी 100% एक्वायर कर लेंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और रिसेंटली अदानी ने जो है वो आप कह सकते हो कि अंबुजा सीमेंट को भी खरीद लिया, जो कि सेकंड मैन्युफैक्चरर थे सीमेंट के इंडिया के अंदर, उसको भी खरीद लिया है। तो आंसर जो है वो एबीसी होगा। सारी की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 45th वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम क्या है, जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से पूरे वर्ल्ड में मनाया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मनाया गया 29 सितंबर 2022 को। क्या हर साल ये 29 दिसंबर को मनाया जाता है? नहीं, ये मनाया जाता है लास्ट थर्सडे को। याद रखोगे, लास्ट जो वीरवार होगा, लास्ट थर्सडे होगा सितंबर महीने का, उस दिन इसको मनाया जाता है। और इस साल जो है वो कब आ गया? ये 29 सितंबर को। और इस बार का थीम क्या है? न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और फर्स्ट एवर वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो कब मनाया गया था? 1978 में मनाया गया था, क्योंकि फर्स्ट कन्वेंशन हुई थी किसकी? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की 1958 में। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को मनाया गया। लेकिन आप साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी जो है वो कब मनाया गया? 30 सितंबर को, 29 सितंबर को मनाया गया, लेकिन 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया। In the southwest Pacific, a sea floor ridge that stretches from Dash to Tonga has the highest density of underwater volcanoes in the world. तो आपको पता है कि ये पानी की सतह है, तो इसके नीचे कई वॉल्केनोस ऐसे आते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे इस तरह से वॉल्केनो आया, लेकिन पानी के अंदर ही रह गया। मतलब वो इतना ज़्यादा तेजी से नहीं आया कि वो पानी से बाहर निकल के कोई आइलैंड बना दे। तो वो अंदर ही रह गया और अंदर ही ठंडा हो गया और यहीं पे जो है वो बेसिकली क्या हो गया? जम गया वो। तो इसका मतलब ये सी फ्लोर रिजेस जो है वो साउथ वेस्ट पैसिफिक एरिया में सबसे बड़े पाए जाते हैं। सबसे बड़ी डेंसिटी जो है वो इनकी है। ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? ये न्यूजीलैंड से लेके टोंगा तक फैले हुए हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो आप कह सकते हो ये नए आइलैंड जो हैं वो साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के आसपास बने हैं, अंडर वाटर वॉल्केनोस के कारण बने हैं। और ये नासा का जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी है उसके द्वारा हमें पता लगा है कि जो साउथ वेस्ट पैसिफिक है उसमें सी फ्लोर रिजेस जो हैं वो स्ट्रेच करते हैं न्यूजीलैंड से लेके टोंगा तक। और हाईएस्ट डेंसिटी के अंडर वाटर वॉल्केनोस जो है वो पूरे वर्ल्ड में इस एरिया में पाए जाते हैं, जिसके कारण कई आइलैंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फिर से ये न्यूज में था तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में स्थित है? एक सिंपल क्वेश्चन याद रखेंगे, ये हरियाणा के अंदर स्थित है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था तो आप याद रख सकते हो। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली नंबर 51 स्वॉर्ड आर्म मिग 21 फाइटर स्क्वाड्रन को रिटायर करने की घोषणा कर दी है। अब ये मिग 21 फाइटर स्क्वाड्रन नहीं उड़ेगा। 30 जून 2022 से जो है वो इन्होंने ये घोषणा की थी, लेकिन अब उसको ऑफिशियली स्टेटस दे दिया गया है। और ये नंबर 1 स्वॉर्ड आर्म मिग 21 फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो कहाँ पे स्थित था? मतलब कहाँ पे ये स्क्वाड्रन जो है वो बेस थी, कहाँ पे इसको जो है वो तैनात किया गया था? ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ये तैनात थी। तो इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर कर दिया है नंबर 51 स्वॉर्ड आर्म मिग 21 फाइटर स्क्वाड्रन को, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में तैनात थी। और इसके सारे फ्लाइंग ऑपरेशन जो है वो अब खत्म हो जाएंगे और इसको अब रिप्लेस करने के लिए फिर नए मिग आएंगे और ये मिग कैटेगरी होगी हमारे पास मिग 29। और करंटली इंडियन एयरफोर्स के पास 3 मिग 21 बाइसन स्क्वाड्रन्स हैं जो कि रिटायर करेंगे वो अगले 3 साल में। ये एक स्क्वाड्रन जो है वो उन्होंने रिलीज कर दिया, उसको
जो है वो आप कह सकते हो कि रिटायर कर दिया है। अब अगले 3 साल में और भी 2 हो जाएंगी। और आप कह सकते हो कि इसका मेन मकसद जो है वो विजय पराक्रम है, जिसका मतलब है वेलर फॉर विक्ट्री। और 1987 में सबसे पहली बार इस मिग 21 फाइटर स्क्वाड्रन की टेस्टिंग जो है वो हुई थी, जो कि श्रीनगर और अवंतीपुर वाले एरिया में की गई थी। 3 महीने तक इनकी टेस्टिंग चली थी। In which city did Adani Green Energy Limited commission 600 मेगावाट वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट? तो उसमें कुछ एनर्जी विंड से भी जनरेट की जाएगी, कुछ सोलर से भी की जाएगी, और ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट है। और ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड लगा रहा है, 600 मेगावाट का है। कहाँ पे लगाया जाएगा? ये लगाया गया है जैसलमेर राजस्थान में। तो आंसर क्या होगा? एक होगा। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बेसिकली ये अभी स्टार्ट किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो मतलब प्रोडक्शन करेगा 600 मेगावाट की। और ये पूरा एग्रीमेंट जो है वो पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है। मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको खरीदेगी 2.69 पर किलोवाट आवर के बेसिस पे अगले 25 साल तक। और ये इस प्रोजेक्ट में 600 मेगावाट एनर्जी जो है वो पैदा होगी, जिसमें 150 मेगावाट जो है वो विंड एनर्जी होगी, और जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो सोलर एनर्जी के बेसिस पे यूटिलाइज की जाएगी। सोलर एनर्जी के बेसिस पे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाना है। 500 गीगावाट हमने रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आना है। कब तक? ये लेके आना है 2030 तक। और 175 गीगावाट को हमने अचीव करना है 2022 तक। अगला आते हैं, कौन सी ऐप को रिसेंटली जो है वो पहली ऐप बन गई है जो कि लाइव आई है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के ऊपर बेंगलुरु कर्नाटका में। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ताकि लोगों को आसानी हो सके वहां से अच्छे से सामान खरीदने के लिए। और ये एप्लीकेशन है पेटीएम मॉल। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो पेटीएम मॉल, जो कि पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की ही एक एप्लीकेशन है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन बन गया जो लाइव जाएगी किसके ऊपर? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये नेटवर्क जो है वो बीटा टेस्टिंग के लिए जो है वो अभी स्टार्ट किया जाएगा। और 16 पिन कोड्स बेंगलुरु के अलग अलग जगह पे इसको टेस्ट जो है वो किया जाएगा कि कितनी जल्दी ये सामान भेज रहा है, क्या क्या सामान लोगों के द्वारा मंगवाया जा रहा है। ये सारी टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे की जाएगी। इससे क्या होगा? एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक डिजिटल इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। जो छोटे बिजनेसमैन है वो यहाँ से सामान खरीद सकते हैं, अपना सामान जो है इंडियन मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसकी जो बीटा टेस्टिंग होगी वो लाइक 2 कंपनीज जो हैं वो बायर साइड पे दिखाई जाएंगी। 2 कंपनी जो बायर साइड पे होंगी वो माई स्टोर होगा और स्पाइस मनी होगा। और जो सेलर साइड पे दिखाई जाएंगी वो भी कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो डेमो बेसिस पे तैयार की गई हैं। गो फरुगाल होगा, यू शॉप होगा, एन स्टोर होगा। तो इस तरह की एप्लीकेशन बायर और सेलर साइड पे दिखाई गई हैं, ताकि किस तरह से सैलरीज को आप कह सकते हो कि जितनी भी ग्रॉसरीज हैं वो परचेज की जा सकती हैं, मील्स को ऑर्डर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें टेस्टिंग में चेक की जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा पॉइंट इसमें से करेक्ट है? अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रिसेंटली स्टेप देखें जो उन्होंने बताए हैं, तो पहला देखते हैं, सेबी ने 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो सब्सक्रिप्शन ट्रांजैक्शंस के लिए जो है म्यूचुअल फंड्स में, वो 1 जनवरी 2023 कर दिया है उसकी डेट। जो म्यूचुअल फंड्स के लिए जो सब्सक्रिप्शन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है सब्सक्रिप्शन के लिए, वो उसकी डेट जो है वो बढ़ा दी है। वो 1 जनवरी नहीं है दोस्तों, अब कितनी कर दी है? वो 1 अप्रैल कर दी है। 1 अप्रैल 2023 नए फाइनेंशियल ईयर से। तो ए स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली गलत होगी यहाँ पे। सेबी ने नया फ्रेमवर्क बनाया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए, जिसमें सिक्योरिटीज की भी जो है वो रेटिंग की जाएंगी, जो कि क्रेडिट इन्हेंसमेंट फीचर्स के साथ आती हैं। तो इसकी डेट भी जो है वो 1 जनवरी 2023 कर दी है। मतलब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होंगी उनको कह दिया है कि उन सिक्योरिटीज को भी रेट करना है जो कि क्रेडिट इन्हेंसमेंट फीचर के साथ आती हैं। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा है, सेबी ने कुछ अमेंडमेंट्स की है, गाइडलाइंस की है जो म्यूचुअल फंड्स इशू करने को लेके हैं, खास करके जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनके लिए। और वो कंपनीज जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे जो स्टॉक्स हैं वो लिस्टेड हैं, 6 महीने जो हैं वो हो चुके हैं, और उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो उन्होंने इशू की हैं। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ओनली ए। तो आंसर क्या होगा? एक होगा। आपने पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी एक बार देख लेनी है, ताकि बैंकिंग स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कवर कर सके। किसको रिसेंटली जो है वो दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला 2020 का? द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अवार्ड को दिया।
और आपने याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने ये 68th एडिशन नेशनल फिल्म अवार्ड्स का प्रेजेंट किया, मतलब उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए 2022 के लिए। बहुत सी कैटेगरीज हैं इसमें, लेकिन आपने जो याद रखना है वो बेस्ट एक्टर का याद रखना है, बेस्ट एक्ट्रेस का याद रखना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। और इसमें दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया, आशा पारेख जी को दिया गया, बहुत ही वर्सटाइल एक्ट्रेस, तो इनको ये अवार्ड दिया गया 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के तौर पे, जो कि सेरेमनी दिल्ली में की गई। तो आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने 68th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किए। नंबर याद रखना है, 68th नंबर है ये। और साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि आशा पारेख ऐसे 52nd रेसिपिएंट हैं इस अवार्ड की, जो कि इंडियन आर्टिस्ट को दिया जाता है और ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंडियन आर्टिस्ट को दिया जाता है। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ट एक्टर का जो खिताब है वो किसको मिला है, सूर्या को मिला है, मूवी थी सुराराय पुत्रु, और अजय देवगन को मिला है तानाजी मूवी के लिए। तो एक तो ये दो याद रखेंगे, ये आपको पूछ सकते हैं कौन सी मूवी के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अर्पणा बलामुरली को, और ये भी कौन सी मूवी के लिए, सुराराय पुत्रु के लिए। ये भी मूवी जो है वो तमिल है। तो बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपने याद रखना है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर राहुल देशपांडे, और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जो है वो किसको मिला है, नंचुमा को। तो थोड़ा सा एक बार आप पढ़ जरूर लें कि बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है। बाकी जो है वो अवार्ड्स बहुत सी कैटेगरीज हैं, तो आप सारी नहीं याद कर पाएंगे, एक एक करके आपने उसको याद रखना है। नेक्स्ट, किसको रिसेंटली इलेक्ट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। टोटल 12 वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए हैं, जिसमें से एक इंडियन है जिनका नाम है AK अनिल कुमार। तो आंसर क्या होगा इसका, दूसरा होगा। AK अनिल कुमार जो कि एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, कहाँ पे, इसरो के अंदर। तो उनको एक वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन का। रिसेंटली इसका एक सेशन किया गया था पेरिस के अंदर फ्रांस में, तब ये बात डिसाइड की गई कि कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट होंगे। टोटल 12 हैं, जिसमें से एक हैं अनिल कुमार। और पहली बार हुआ है कि कोई सऊदी अरेबिया की वुमेन, एक सऊदी अरेबिया की औरत भी जो है वो इसमें 12 वाइस प्रेसिडेंट में सिलेक्ट की गई है, जिनका नाम कौन सा है, मिशाल। याद रख सकते हैं अगर आपको याद रह गया, अदरवाइज AK अनिल कुमार का नाम जो है वो आपने खास तौर से याद रखना है। नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस 2022 जो है वो कब मनाया गया, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर याद रखेंगे। 1 अक्टूबर का, अक्टूबर महीने के पहली डेट को नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस जो है वो मनाया गया। इसका मेन मकसद पेंशन को प्रमोट करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रमोट करना है, ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरह से हम रिटायर होने के बाद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड अलग अलग प्लान्स जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। और ये NPS दिवस की जो मनाने की बात है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, PFRDA, मतलब बात कर रहे हैं इसमें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की। उन्होंने पहली बार इस दिन को मनाया था 2013 में, फर्स्ट टाइम इस दिन को 2013 में बनाया गया था। और क्योंकि PFRDA जो है वो 2013 में सेटअप किया गया था, तब से इसको मनाया जा रहा है। और NPS जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है, जो कि 2004 में लॉन्च की गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च करता है जिसका मतलब है मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन जो कि एक वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो कि ऑल इंडिया रेडियो पे चलाया जाएगा। अक्टूबर 3, 2022 से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, और ये हैं हमारे पास राजीव कुमार जी। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो राजीव कुमार जी ने इसको लॉन्च किया, मतदाता जंक्शन प्रोग्राम। 1 साल का ये प्रोग्राम होगा, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेगा, किस तरह से वोटिंग जो है वो कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों से बचना है, किस तरह से अपने वोटिंग राइट को यूज़ करना है। 3 अक्टूबर से इसको स्टार्ट कर दिया है, और ये प्रोग्राम 23 लैंग्वेज में स्टार्ट किया गया पूरे कंट्री के अंदर। कौन सी बात इसमें से सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है स्वच्छ भारत दिवस के बेसिस पे। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत दिवस की सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया, और ये पूरा का पूरा दिवस या पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी के दिन ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब 2 अक्टूबर को इसको ऑर्गेनाइज किया गया। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। मध्य प्रदेश जो है वो पहला प्राइज जीतता है अंडर द लार्ज स्टेट कैटेगरी अंडर स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण के अंदर, और दूसरा जो स्थान है वो तमिलनाडु के पास जाता है। ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि पहला स्थान जो मध्य प्रदेश का नहीं है, पहला स्थान है
तेलंगाना का। फर्स्ट प्राइज जो मिला है वो लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में तेलंगाना को मिला है, और लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी का मतलब है पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है, तो उसको हम लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी कह देते हैं। और रूरल एरिया में सैनिटेशन स्टेटस को चेक करने के लिए ये स्वच्छ भारत सर्वेक्षण ग्रामीण जो है वो हुआ था, इसमें सबसे ऊपर वाली स्टेट जो है वो तेलंगाना है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। स्मॉलर स्टेट्स के अंदर जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से कम है, उसमें सबसे पहला स्थान अंडमान एंड निकोबार का है, और दूसरा दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव का है, और तीसरा सिक्किम का है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इवन आप डिस्ट्रिक्ट्स भी याद रख सकते हैं। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी है? भिवानी है। भिवानी कहाँ पे है? हरियाणा में है। और दूसरा है जगत्याल। जगत्याल जो है वो तेलंगाना में है। भिवानी हरियाणा में हो गया, जगत्याल तेलंगाना में हो गया, और तीसरी है निजामाबाद। निजामाबाद भी कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? भिवानी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सेकंड होगा। और एक आप और याद रख सकते हैं, बुरहानपुरा। बुरहानपुरा या बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, इसको स्पेशल डिस्टिंक्शन दी गई है। फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिया के अंदर। फर्स्ट हर घर जल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, कौन से पॉइंट सही हैं? ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की। स्वच्छ भारत मिशन की भी और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की भी, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2019 तक का था, फिर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च किया गया था, और इस बार 8वीं एनिवर्सरी थी स्वच्छ भारत मिशन की, और फर्स्ट एनिवर्सरी थी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, इंदौर मध्य प्रदेश को क्लीनेस्ट सिटी, सबसे साफ सुथरा शहर का अवार्ड दिया गया 6वीं बार लगातार उन शहरों में जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, फॉर मोर देन 1 लाख पीपल कैटेगरी के अंदर। और साथ ही साथ ये ऐसी पहला शहर बन गया जिसको 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड इंदौर को मिला है। इसमें दूसरा स्थान जो है वो सूरत का है, और तीसरा स्थान जो है वो इसमें नवी मुंबई का है। याद रख सकते हैं आप, ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मध्य प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर, ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो सारे आंसर यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर आरबीआई की 4th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी देखें, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में सितंबर 2022 में दी गई, चौथी बार जो है ये बाई मंथली रिपोर्ट दी गई है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हुआ है। तो आरबीआई ने इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ जो है वो 7% जो है वो प्रेडिक्ट किया है। पहले 7.2% कहा था, लेकिन अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो 7% इन्होंने कहा है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया ग्रो करेगा। बिल्कुल सही है बात। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया। पहले रेपो रेट 5.40% था, लेकिन अब 5.90% जो है वो हो गया है। तो क्योंकि सारी चीजें रेपो रेट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, तो इसलिए रेपो रेट बढ़ गया, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो बढ़ गई होंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जिसमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ रेट जो है वो 5.65 हो गया, पहले 5.15% था। तो अब देख सकते हो ये भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। और एमएसएफ भी जो है वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, पहले 5.65 था, अब 6.15% जो हो गया है। तो ये बात भी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आपने याद रखना है रेपो रेट कितना है। रेपो रेट जो है, चलो एक बार सारे ऑप्शंस कर लेते हैं, फिर मैं सारे आपको इकट्ठे बता दूंगा। बैंक रेट जो है वो रिमेन अनचेंज, ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एमएसएफ बढ़ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो 6.15 हो गया है, तो बैंक रेट भी कितना होगा? 6.15% ही यहाँ पे बैंक रेट होगा। तो ये 5.15 नहीं रह सकता, क्योंकि पहले ये कितना था? 5.65। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। जीडीपी ग्रोथ Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रोजेक्ट की है 7.2%, ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से रेट है हमारे पास। एक तो रेपो रेट है। रेपो रेट जो है वो कितना है अभी करंट हमारे पास? 5.90% हो गया है। जो रिवर्स रेपो रेट है ये बहुत कम है, 3.35% है, पहले भी इतना था, इसको चेंज नहीं किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट, ये 6.15% जो है वो हमारे पास हो गया है। उसके बाद बैंक रेट उतना ही होगा जितना एमएसएफ है, तो ये 6.15% ही है। उसके बाद आता है एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये 5.65 हो गया है, 5.65। और एक है हमारे पास एमएसएफ, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और कैश रिजर्व रेशो ये उतना ही है, 4.50%।
और सीआरआरबी एसएलआरबी उतना ही है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये 18% है, पहले भी इतना ही था। तो तीन चीजें चेंज नहीं की गई, एक तो रिवर्स रेपो नहीं चेंज किया गया, सीआरआर नहीं चेंज किया गया, एसएलआर चेंज नहीं किया गया, बाकी सारी चीजें जो हैं वो बड़ी हैं, ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट। फिर से क्वेश्चन आया आरबीआई की फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे, देख लेते हैं क्या क्या है। आरबीआई ने एक नया फ्रेमवर्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क को लेके, और इन्होंने कहा है कि एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो है वो हमें ढूंढना होगा, ताकि जो एनपीएस हैं उनके अंदर जो भी हमारे पास चीजें बच जाती हैं, जैसे कोई जमीन बच गई, तो उसको किस तरह से हमने लाइक रिकंस्ट्रक्ट करना है, किस तरह से हमने एनपीए को रिकवर करना है, तो उसको लेके हमें एक नया रास्ता जो है, नया फ्रेमवर्क जो है वो बनाना होगा, वो होगा सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क। तो इस फ्रेमवर्क के तहत ओनली जरिया हमारे पास एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं होगा, उस एसेट को दोबारा से रिक्रिएट करने के लिए हम इसके थ्रू भी उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 28 दिन का जो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन होता था वो बंद कर दिया आरबीआई ने। अब जो है वो उन्होंने कह दिया कि सिर्फ 14 दिन का ये वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन जो है वो चला करेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, मतलब आप कह सकते हो जो 28 दिन का ये वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शन था, ये 14 दिन वाले के अंदर मर्ज कर दिया गया है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट रिलीज करता है सेक्शन 45 ZM के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934 का, उसके थ्रू। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या होगा? ओनली ए बी सी। किसको रिसेंटली ऑनर दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन की तरफ से, और साथ में एक दर्जा दिया गया है विद ग्रेटफुल रिकॉग्नाइजेशन का, और ये मिला है विवेक लल को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। एक इंडियन ओरिजिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के, जिनको ऑनर दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से ये ऑनर दिया गया है, और साथ में इनको एक नोट भी दिया गया जिसका मतलब था विद ग्रेटफुल रिकॉग्नाइजेशन। तो ये विवेक लल को दिया गया है, जिन्होंने पीएचडी जो की है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में की है, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कांस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से की गई है। और आप कह सकते हो ये रिकॉग्नाइजेशन इनको 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट की तरफ से, एक अमेरिकॉप्स की तरफ से दी गई है, लेकिन आपने याद रखना ये पर्सनैलिटी विवेक लल है। यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2022 जो है वो कब मनाया गया? ये 2 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। ये गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है वो कब मनाया गया था? पहली बार ये 2007 में मनाया गया था। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। ये जो गांधी जी हैं उनकी जो फिलॉसफी है उसको आगे बढ़ाता है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उनका जो योगदान है उसको आगे बढ़ाता है, और किस तरह से नॉन वायलेंस की जो उनकी नीति थी उसको आगे बढ़ाता है। तो ये सारे संदेश देने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है वो मनाया जाता है। और इस बार हम 153rd एनिवर्सरी मना के हटे हैं गांधी जयंती की, और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2007 में। सितंबर 2022 में गुजराती फिल्म छेलो शो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री बन गई है जो ऑस्कर में जाएगी। अभी कौन से ऑस्कर अवार्ड होने वाले हैं जिसमें इसको भेजा गया है? अभी 95th अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स होंगे, जिसमें छेलो इंडिया एक गुजराती मूवी है जो कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री बन चुकी है, कहां पे? ऑस्कर में जाने वाली। और इसको इंग्लिश में नाम दिया गया लास्ट फिल्म शो। और ये एक आप कह सकते हो एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि पूरी तरह से डूब जाता है सिनेमा के अंदर, और एक सौराष्ट्र गांव की छोटी सी कहानी जो है वो इसमें बताई गई है। तो याद रखना है इसका इंग्लिश नाम जो है वो लास्ट फिल्म शो है, और इसको पूरे इंडिया में या आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो इसको रिलीज किया गया 14 अक्टूबर को। और आप कह सकते हो कि ये 95th जो ऑस्कर अवार्ड्स होंगे ये मार्च के महीने में होंगे 2023 में, और इस बार ये ऑस्कर अवार्ड्स हो रहे हैं लॉस एंजल्स में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा बैंक ऐसा है जिसने 30 गांवों को, 30 रिमोट विलेजेस को अडॉप्ट किया है 6 स्टेट्स में से ग्राम सेवा प्रोग्राम के तहत? इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जिसने 30 रिमोट विलेजेस को, पिछड़े हुए गांवों को अडॉप्ट किया है। और ये 6 स्टेट्स कौन सी हैं? इसमें से एक हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। ये 6 स्टेट्स में से 30 गांव को अडॉप्ट किया है, और ये अडॉप्शन एसबीआई का ग्राम सेवा प्रोग्राम के तहत आता है। और इस प्रोग्राम का जो आउटरीच है वो अब 130 गांव तक पहुंच चुका है। इसमें
78 गांव ऐसे हैं जो कि आकांक्षात्मक जिले नीति आयोग की तरफ से डिक्लेयर किए गए हैं, तो उनको तो इसमें शामिल किया ही गया है। तो याद रखना है एसबीआई ग्राम सेवा जो कि एसबीआई फाउंडेशन की एक स्कीम है जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाई जाती है। 2017 से इसको चलाया जा रहा है। अब इस प्रोग्राम को 100 गांव के अंदर जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। ये 16 स्टेट्स में जो है वो अब कवर कर चुके हैं और 3 फेज इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये चौथा फेज जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस स्कीम को 5 साल हो चुके हैं। तो एसबीआई ने ये ग्राम सेवा प्रोग्राम जो है वो 6 स्टेट्स में लॉन्च किया, जिसमें 30 गांव को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दून एंड ब्रैडस्ट्रीट कंपनी के साथ, ताकि वो इंडिया का पहला सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स निकाल सके जो सिर्फ किसके बारे में बताएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बताएगा, लघु उद्योगों के बारे में बताएगा। तो ये एक इवेंट हुआ था कोयम्बटूर तमिलनाडु में, उसमें एक इंडेक्स लॉन्च करने की बात थी जिसका नाम था स्पेक्स और इसका मतलब हो गया सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स। और ये सिर्फ निकालेगा दून एंड ब्रैडस्ट्रीट और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को निकालेंगे। इससे क्या होगा कि जो एमएसएमईज है वो इस इंडेक्स को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि किस चीज के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी एमएसएमई किस तरह से ग्रो कर रही है। साथ में ये भी देखा जाएगा कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है क्या वो इन्वायरमेंट का ध्यान रख रही है, क्या वो सोशल वेलफेयर का ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ क्या वो गवर्नेंस के बेस पे चल रहे हैं, मतलब इसमें जो ईएसजी फ्रेमवर्क है उसको भी साथ में रख के अलग अलग पैरामीटर्स पे बिजनेसेस को रैंक जो है वो किया जाएगा। और इसमें लगभग 250 माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को कवर किया जाएगा और इसको हर 3 महीने के बाद इस इंडेक्स को रिलीज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। और इसका डेटाबेस ज्यादातर कौन देगा, दून एंड ब्रैडस्ट्रीट और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अपने डाटा से ये सारी चीजें कलेक्ट करके इस इंडेक्स को देंगे, जिसमें 250 बिजनेसेस कवर किए जाएंगे। अक्टूबर 2022 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने कुछ अमाउंट का लोन जो है वो पंजाब को दिया है ताकि वो अपने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकें, और ये टोटल पैसा दिया है 222 करोड़ रुपया। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। और आप कह सकते हो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो आप कह सकते हो नाबार्ड देता है उसमें से दिया गया है। 222 करोड़ रुपए का ये फंड दिया गया ताकि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके। इसमें लगभग 2300 के आसपास जो है वो नए क्लासरूम बनाए जाएंगे, 762 जो हैं वो लैब्स बनाई जाएंगी और 648 मतलब 648 प्लेग्राउंड जो है वो रूरल एरियाज में बनाए जाएंगे पंजाब की 23 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया स्पेशली पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। अनीश दयाल सिंह वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज 32nd डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले नंबर याद रखना है, 32nd डायरेक्टर जनरल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं और इनका नाम है अनीश दयाल सिंह। और आप यहाँ पे अनीश दयाल सिंह का चेहरा देख सकते हैं, 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, मणिपुर कैडर से आते हैं और इनको अपॉइंट किया गया है दिसंबर 2024 तक। इससे पहले एडिशनल चार्ज था इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का, ये था एसएल थाउसेन के पास एडिशनल चार्ज इनको दिया गया था, लेकिन अब जो है वो बना दिए गए इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के हेड बना दिए गए हैं। और ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की तरफ से अप्रूव कर दिया है, जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। फर्स्ट मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने शामिल किया है अपने जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में, इसका नाम क्या है? याद रखना है ये मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और इसका नाम है प्रचंदा। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। तो इसका नाम प्रचंदा है। ये 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया गया है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इंडिया ऐसी 7th कंट्री बन चुकी है जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करती है और उसको अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल करती है। और ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है जिसमें 10 चॉपर्स जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली बनाए गए हैं और इन 10 में से 4 जो हैं वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं और बाकी जो रहते हैं वो भी 2022 के एंड तक जो है वो शामिल कर लिए जाएंगे। और प्रचंदा को जो डेवलप किया है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किया गया है, साथ में एक फ्रेंच इंजन मेकिंग कंपनी है जिसका नाम है साफरान, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और प्रचंदा को स्पेशली डेवलप किया गया ताकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो है ये ट्रेवल कर सकें और इसमें 5.8 टन के 2 ट्विन इंजन जो है वो लगाए गए हैं जिनका नाम है शक्ति इंजन का इसमें यूज किया गया है।
और इसमें गन्स लगी हुई हैं, इसमें रॉकेट सिस्टम लगा हुआ है, एयर टू एयर मिसाइल छोड़ने की भी इसमें प्रोविजन है, इसलिए इसका नाम है मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है थीम क्या है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 का, जिसको 4 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में मनाया गया, और इसका थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया गया है 4 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में। तो इस दिन का मकसद यही है कि स्पेस साइंस के बीच में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस जो है वो आगे बढ़ सकता है, और ह्यूमन कंडीशन को किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था, इस पूरे सप्ताह को मनाया गया था 4 से लेकर 10 अक्टूबर 2000 के बीच में। और 4 अक्टूबर ही इसलिए चुना गया क्योंकि 4 अक्टूबर जो है वो डेट है जिस दिन फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1, और ये लॉन्च की गई थी 1957 में। तो यह है वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से लेके 10 अक्टूबर के बीच में। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के साथ, ताकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को आगे बढ़ाया जा सके, उसको हम किसी तरह से आगे लेके जा सकें। और ये शुरुआत की है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको हम नाफेड के नाम से जानते हैं, नाफेड के नाम से। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है दिल्ली के अंदर, और इस एमओयू का यही मकसद है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर भी और नाफेड भी, एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकें जिसमें मिलेट जैसे प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी खेती की जा सकती है, और किस तरह से मिलेट से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, ये किसानों तक मैसेज पहुंचाया जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 जो है वो डिक्लेयर किया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रपोज किया था। और ये हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से भी आप इसको याद रख सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अगर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट आया हमारे पास, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ने रिलीज किया है, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का मतलब है कुछ लोगों का सैंपल उठा के उसमें से हम कुछ चीज़ों का सर्वे कर लेते हैं। जैसे इसमें जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बताया गया है। तो पढ़ लेते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में क्या बताया गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जनरली मतलब होता है कि 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हो रही है जो पैदा हुए हैं, तो उनकी 1 साल की आयु से पहले पहले उनकी मृत्यु होना। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो मेल्स के अंदर है वो 28 है, और फीमेल्स के अंदर भी 28 है, और ऐसा पहली बार हुआ है 2020 के इंडेक्स में कि इंडिया में दोनों इक्वल हुए हैं। तो आपने याद रखना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1000 के पीछे 28 बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल से पहले पहले जन्म लेने के बाद। तो ये बात बहुत ही लाइक आप कह सकते हो कि मेन और वुमेन का इक्वल आया है। और इसमें सबसे पहली स्टेट थी जिसने इक्वल किया था वो उत्तराखंड था। 2011 में ही उत्तराखंड का इक्वल हो गया था, लेकिन बाकी पूरे इंडिया में बाकी स्टेट्स का नहीं हुआ था, वो जाके 2020 में हुआ है। और नेशनल लेवल पे जो हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया है 9 पॉइंट्स। अगर आप देखोगे 9 पॉइंट्स कम होने के बाद जो है ये 37 था पहले, 9 पॉइंट्स जो है वो कम हो गया। अगर आप 2015 की बात करोगे, अब ये 2 पॉइंट कम हुआ है अगर हम 1 साल का कंपैरिजन देखते हैं। मतलब कह सकते हो कि 37 था और ये 30 हो गया था, अब ये 28 हो गया है। मतलब 9 पॉइंट 2015 के मुकाबले कम हो गया। 2015 में 37 था, अब 28 है, लेकिन पिछले साल की तुलना में 2 पॉइंट जो है वो कम हो गया। तो इसका मतलब हेल्थ सिस्टम जो है इंडिया के अंदर अच्छा होता जा रहा है। तो बी स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, सबसे ज्यादा बच्चे 1000 के पीछे 43 मध्य प्रदेश में जो हैं वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर आ जाते हैं। केरला का सबसे कम है, मतलब 6 ही बच्चों की डेथ होती है वहां पे। तो इसका मतलब सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो केरला का है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? ओनली ए, बी एंड सी। अगला आते हैं पुलमपारा। पुलमपारा पंचायत जो है वो ऐसी पहली पंचायत बन गई है, या ऐसी पहली फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत बन गई है इंडिया के अंदर। ये कौन सी स्टेट में स्थित है? जो पुलमपारा है ये पंचायत जो है वो केरला की है। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। ये फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत बन गई है, और इसके लिए कैंपेन चलाया था डिजी पुलमपुरा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 3300 रेजिडेंट्स जो कि 14 से लेकर 65 साल के बीच में आते हैं, उनको डिजिटल एजुकेशन प्रदान की गई।
और ये पूरा प्रोजेक्ट 1 साल का प्रोजेक्ट था। ये डिजी पुलम पूरा प्रोजेक्ट ये अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था ताकि डिजिटल एजुकेशन प्रदान की जा सके एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स के जरिए। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ये 5 मेंबर की एक कोर टीम थी जिसने इसको इंप्लीमेंट किया है, जिसके प्रेसिडेंट थे पीवी राजेश जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो होम अफेयर्स हैं अमित शाह जी ने एक नई शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो दे दिया है एक नई कम्युनिटी को, और ये कम्युनिटी है पहाड़ी कम्युनिटी। कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से। तो नाम से लग रहा है पहाड़ी, मतलब पहाड़ी एरिया में, तो जम्मू कश्मीर आपने याद रखना है। और अब ये कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिजर्वेशन जो है वो मिल जाएगी जिस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेती है। तो पहाड़ी कम्युनिटी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों कम्युनिटीज आती हैं, और 10 से 11% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और आप कह सकते हो ये माउंटेनियस एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर के, जैसे पूंछ वाले एरिया में, राजौरी एरिया में, मीरपुर एरिया में, पीर पंजाल एरिया में, या फिर कश्मीर वैली एरिया में भी पाए जाते हैं, जैसे कि बारामूला एरिया हो गया, कुपवाड़ा हो गया, उरी सेक्टर हो गया। तो इस एरिया में भी ये पाए जाते हैं। तो याद रखना है पहाड़ी कम्युनिटी को भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है वो मिल गया है। कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि इंडिया का रुपे डेबिट कार्ड जो है वो वहां पे भी लॉन्च किया जा सके? और ये कंट्री कौन सी है? ओमान है। और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने ये एमओयू किया है हमारे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। तो इसका मतलब जो रुपे कार्ड होगा या यूपीआई प्लेटफॉर्म होगा अब वो ओमान में भी चलेगा, और वहां पे हम पैसे को इंडिया में भेज भी सकते हैं और इंडिया से पैसे को मंगवा भी सकते हैं। मतलब हमारे जो वहां पे लोग हैं लगभग 6,24,000 लोग जो हैं वो हमारे वहां पे रहते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम 4,83,000 के आसपास जो हैं वो वर्कर्स और प्रोफेशनल्स ही हैं। तो इसका मतलब ये अपने पैसे को बाहर से मंगवा भी सकते हैं यूपीआई की मदद से, और रुपे डेबिट कार्ड को के थ्रू निकाल भी सकते हैं। तो ओमान में भी अब रुपे डेबिट कार्ड का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया में से जिसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का खिताब मिला है 2021-22 में वुमेन कैटेगरी में, क्योंकि मेंस कैटेगरी से जो हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, लेकिन वुमेन कैटेगरी से जो बिलोंग करती हैं वो इंडिया से बिलोंग करती हैं, और उनका नाम क्या है? मुमताज खान। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 3 होगा। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मुमताज खान, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं? लखनऊ से बिलोंग करती हैं, उनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का खिताब दिया 2021-22 में, क्योंकि उन्होंने 8 गोल किए थे 6 मैच के अंदर। और अगर आप मेंस कैटेगरी में बात करोगे, ये फ्रांस के प्लेयर हैं हमारे पास टिमोथे क्लीमेंट। टिमोथे क्लीमेंट जो हैं वो मेंस कैटेगरी में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का खिताब लेके जाते हैं। तो अपने याद रखना है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ल्यूसान के अंदर है। तो ये है मुमताज खान लखनऊ से, जिनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। 2022 का यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ये मिला एंजेला मार्कल को, जो कि फॉर्मर चांसलर थी, आप कह सकते हो कि जर्मनी की। तो उनको ये खिताब दिया गया नेल्सन रेफ्यूजी अवार्ड। ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने कई लोगों को शरण दी थी, लगभग 1.2 मिलियन लोगों को शरण दी थी, और जो जर्मनी में आके शरण लेना चाहते थे, क्योंकि सीरिया के अंदर क्राइसिस चल रहा था 2015-16 में, तो इतने लोग जो हैं वो जर्मनी के अंदर आए थे। और आप कह सकते हो कि 100 साल भी पूरे हो चुके हैं। किसको? ये हो चुके हैं फ्रिट्ज ऑफ नैंसन को, जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1922 में। तो अब 2022 में 100 साल पूरे हो चुके हैं जिनके नाम से ये अवार्ड है नैंसन रिफ्यूजी अवार्ड। ये है एंजेला मार्कल, जिनको ये अवार्ड दिया गया नैंसन रिफ्यूजी अवार्ड। अक्टूबर 2022 में बीडी मिश्रा को एडिशनल चार्ज दिया गया कौन सी स्टेट के गवर्नर का? क्योंकि बीडी मिश्रा जी वैसे तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, लेकिन रिसेंटली मेघालय के गवर्नर जो सत्यपाल मलिक जी थे, उनका टाइम पीरियड अक्टूबर में खत्म हो गया। अब खत्म हो गया, उनका टाइम पीरियड बढ़ाया भी नहीं गया। उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो एंटी बीजेपी बोली, जिसके कारण उनका टाइम पीरियड शायद नहीं बढ़ाया गया, लेकिन वो अब मेघालय के गवर्नर नहीं रहेंगे सत्यपाल मलिक जी, तो बीडी मिश्रा जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? मेघालय होगा। तो आप देख सकते हैं बीडी मिश्रा जी जो कि गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनको साथ में मेघालय का एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसको रिसेंटली चार्ज दिया गया डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस का कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज एरिया के अंदर? तो डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस का जो चार्ज दिया गया है वो दिया गया है संजीव किशोर को। याद रख सकते हो, स्टैटिक क्वेश्चन है।
संजीव किशोर जो कि 1985 बैच के ऑफिसर हैं, इंडियन ऑफिसर या आप कह सकते हो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ऑफिसर, और डायरेक्टर जनरल बनाए गए ऑर्डिनेंस के, और कौन से एरिया के, ये कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज के, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल में। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। इससे पहले ये पोजीशन एम के गर्ग के पास थी, लेकिन अब इनके पास है। तो आप सिंपल क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन स्लाइड से याद रख सकते हैं। और ये है संजीव किशोर जो कि डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं ऑर्डिनेंस के। यूनेस्को ने वर्ल्ड टीचर डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया है, जिसका थीम था द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। कब मनाया गया? ये मनाया गया 5 अक्टूबर को, क्योंकि आपको पता है कि 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टीचर डे जो है वो 5 अक्टूबर, एक महीने के बाद मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। इसका थीम रखा गया द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। और यूनेस्को ने पूरा सम्मानित किया है टीचर्स को, क्योंकि बहुत बड़ा रोल रहा है कोविड के टाइम पीरियड पे बच्चों की एजुकेशन को कंटिन्यू करना। तो किस तरह से टीचर्स ने उसको आगे निभाया है, उसी के लिए ये थीम जो है वो रखा गया है। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 1994 में, 1994 में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है ताकि वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको अमेंड किया जा सके? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो अपॉइंटमेंट की गई है, और ये अपॉइंट किए गए एल नागेश्वर राव। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मर अपने ही जज सुप्रीम कोर्ट के एल नागेश्वर राव को अपॉइंट किया ताकि वो इलेक्टोरल कॉलेज प्रिपेयर कर सके और वहां पे इलेक्शन हो सके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए। और एक बेंच था जो कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में लीड कर रहा था, उसमें और भी कई जज जो हैं वो शामिल थे। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसमें इलेक्शंस हों अच्छे खासे, उसमें नए प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाएं, इलेक्शन के थ्रू चुने जाएं, कोई ऐसे नहीं कि बाहर से पॉलिटिक्स करके चुने जाएं, और ओलंपिक्स को कंट्री के अंदर जो है वो अच्छे पायदान पे लेके जाया जा सके। तो अपेक्स कोर्ट ने परमिशन दी है राजीव मेहता को, जो कि सेक्रेटरी जनरल है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, कि वो पार्टिसिपेट करें और मीटिंग करें एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, उसमें पार्टिसिपेट करके आए, उसमें डिसाइड करें कि किस तरह से इलेक्शन जो है वो इंडिया में करवाए जाएंगे। तो एल नागेश्वर राव। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी का गुजरात विजिट देखें तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। तो पहला पॉइंट है, द्रौपदी मुर्मू जी ने एक नींव पत्थर रखा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, ट्रॉमा सेंटर का, रैन बसेरा का, जो कि 373 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में। बिल्कुल सही है पॉइंट, सिर्फ पढ़ लें इसको। उन्होंने साथ ही एक नए GMERS हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है, जो कि राजपीपला में है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी लागत 530 करोड़ रुपए आई है। ये भी बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ने साथ ही साथ हर स्टार्ट नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है, और ये एक स्टार्टअप प्रोग्राम है जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से लॉन्च किया गया, ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके अहमदाबाद गुजरात में। ये बात बिल्कुल सही है। और साथ में प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो महात्मा गांधी के आश्रम भी गई हैं, जो उनका जहाँ पे वो रहते थे गांधी जी, हृदय कुंज, याद रख सकते हैं हृदय कुंज। और सारे पॉइंट सही हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑल ABC। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में वेग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया के अंदर पहला 4.20 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर जो है वो लगाया है। कहाँ पे लगाया है? ये लगाया है तिरुनेलवेली, तमिलनाडु के अंदर। तो आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। यह वेग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का पहला 4.20 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर लगाते हैं। एक सिंगल यूनिट लार्जेस्ट जनरेशन कैपेसिटी का ये यूनिट है, जो कि तिरुनेलवेली तमिलनाडु में लगाया गया। इसकी टोटल लागत आई है 88 करोड़ रुपए, और गुजरात और तमिलनाडु मिलके जो हैं वो इस पावर जनरेशन मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 500 गीगावाट हमने अचीव करना है रिन्यूएबल एनर्जी से, तो इस तरह के टर्बाइन यूनिट्स जो हैं वो लगने चाहिए। और 500 गीगावाट हमने अचीव करना है 2030 तक, और इसमें से 300 गीगावाट केवल कहाँ से आएगा? सोलर से ही आना है। और इसी तरह से 175 गीगावाट हमने अचीव करना है 2022 तक, जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो केवल कहाँ से आएगा? सोलर से आएगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को जो है वो अमेंड किया है, और लोन लिमिट बढ़ाई है एविएशन सेक्टर के लिए। पहले वो 400 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते थे, लेकिन अब वो 1500 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। कोई भी एविएशन कंपनी जो है वो ये लोन ले सकती है इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से नोटिस जारी किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से,
कि अब कैश फ्लो प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी एविएशन सेक्टर में, तो इसलिए इसको लोन लिमिट को बढ़ाया गया है। और अब ये 100% लोन ले सकते हैं, 100% लोन ले सकते हैं, इवन फंड बेस्ड, मतलब अपना कुछ ना कुछ जो आउटस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे ये लोन ले सकते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग 400 करोड़ रुपए इनकी पड़ी हुई है तो अब ये जो है वो 1100 करोड़ रुपए लोन और ले सकते हैं। पहले क्या था कि ये 400 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते थे, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि अगर पहले से लोन लिया हुआ है तो फिर इनकी लिमिट 50% तक की ही रह जाती है, तो उसके बेसिस पे लोन मिलता था। लेकिन अब 100% लोन जो है वो मिलेगा। तो अब जो है वो आप कह सकते हो इस स्कीम को एविएशन सेक्टर के अंदर लॉन्च करने का मतलब यही है कि एविएशन सेक्टर को हमने किसी तरह से दोबारा से उबारना है। 2021-22 के शुगर सीजन के अंदर, जो कि अक्टूबर सितंबर का है, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है चीनी का, लार्जेस्ट कंज्यूमर बन गया है चीनी का, और कौन सा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है चीनी का बाहर बेचने का? तो दूसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दोस्तों चीनी का, ये आप याद रखोगे। शुगर सीजन अक्टूबर से सितंबर, जो कि रिकॉर्ड अमाउंट लाइक 5000 लाख मेट्रिक टन शुगर पैदा करता है, और शुगर केन जो है वो इतनी प्रोड्यूस होती है इंडिया के अंदर, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है शुगर का। और आप कह सकते हो 35 लाख मेट्रिक टन शुगर जो है वो एथेनॉल प्रोडक्शन में जो है वो आप कहते हो यूज हो चुकी है, और 359 लाख मेट्रिक टन जो शुगर है वो शुगर मिल्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। तो शुगर सीजन बहुत ही अच्छा गया है इस बार, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है शुगर का, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का दूसरे नंबर का। नेक्स्ट, उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया में से जिसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से मेन एंड वुमेन कैटेगरी में गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 का खिताब दिया है। पहले हमने राइजिंग स्टार के बेसिस पे खिताब देखा था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, अब गोलकीपर का देखेंगे। मेंस कैटेगरी में पीआर श्रीजेश को दिया गया, वुमेन कैटेगरी में सविता पुनिया को दिया गया। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और ये हॉकी स्टार अवार्ड जो 2021-22 के दिए गए उसमें ये कैटेगरी दी गई। और श्रीजेश को जो पॉइंट्स मिले हैं टोटल वो मिले हैं 39.9, सबसे अधिक है इसमें। दूसरा स्थान बेल्जियम के प्लेयर का रहा, तीसरा नीदरलैंड्स के प्लेयर का। और सविता पुनिया को जो पॉइंट्स मिले हैं वो 37.6 मिले हैं, और इसमें दूसरा स्थान जो है वो रहा है अर्जेंटीना के प्लेयर का, और तीसरा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर का। तो सविता पुनिया एंड पीआर श्रीजेश, आप देख सकते हैं पीआर श्रीजेश गोलकीपर और सविता पुनिया। किसको रिसेंटली 37th डायरेक्टर जनरल बनाया गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, सीआरपीएफ का, और ये बनाया गया है सुजाय लाल थाउसन को। तो हमने पहले भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कवर किया था कि सुजाय लाल थाउसन जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के एडिशनल चार्ज के तौर पे डायरेक्टर जनरल के तौर पे काम कर रहे थे, अब उनको सीआरपीएफ का फुल चार्ज दे दिया गया सुजाय लाल थाउसन को। ये 1988 बैच के जो हैं वो ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं, और अब जो हैं ये रिटायर होंगे 2023 में नवंबर में। तो 1986 के बैच के आईपीएस ऑफिसर थे कुलदीप सिंह जी, जिनके पास पहले ये पोजीशन थी, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं सितंबर में। तो आपने याद रखना है सुजाय लाल थाउसन, जिनके पास डायरेक्टर जनरल का चार्ज था सशस्त्र सीमा बल का, और साथ ही एडिशनल चार्ज था इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। तो ये है हमारे पास सुजाय लाल थाउसन। किशोर कुमार पोलुदासु was recently appointed as मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के? तो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होंगे किशोर कुमार जी, और इनकी अपॉइंटमेंट 4 अक्टूबर 2022 से ही स्टार्ट हो जाती है। और एसबीआई की ये पेरेंट कंपनी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2009 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और आप देख सकते हैं किशोर कुमार पोलुदासु, जिनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का। कौन से पॉइंट करेक्ट हैं 5G टेक्नोलॉजी को लेके? तो एक सिंपल सा स्टैटिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी को रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया गया कई शहरों के अंदर, ऑलमोस्ट 8 शहरों के अंदर ये स्टार्ट हो चुकी है, 2 और होंगे, टोटल 10 होंगे, फिर धीरे धीरे करके इसको अलग अलग शहरों में लॉन्च किया जाएगा। तो एक बार पढ़ लेते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड स्टैटिक से कुछ पॉइंट्स हैं। टी मोबाइल यूनाइटेड स्टेट्स की ऐसी पहली कंपनी है जिसने कमर्शियली 5G को न्यू रेडियो स्टैंडअलोन नेटवर्क पे लॉन्च किया था। मतलब पहली कंपनी टी मोबाइल है जिसने 5G को कमर्शियली लॉन्च किया था। बिल्कुल सही है। 2019 में साउथ कोरिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने 5G सर्विसेज को पूरे नेशन में लॉन्च किया था, पूरे साउथ कोरिया में लॉन्च किया था। बिल्कुल सही पॉइंट है, मतलब याद रख सकते हो आप।
और 6 मार्च 2020 को पहला 5G स्मार्टफोन जो है वो सैमसंग गैलेक्सी S20 था जो रिलीज किया गया था। तो सारे के सारे पॉइंट सही हैं, आपने थोड़े से याद रखने हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। ऑल 1 2 3 जो है वो इसका आंसर होगा। रुबेल हुसैन जो हैं वो रिटायरमेंट ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से। रुबेल हुसैन जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं दोस्तों बांग्लादेश के। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। पेसर हैं, मतलब एक तरह के बॉलर हैं बांग्लादेश के, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। पहला टेस्ट मैच इन्होंने 2009 में खेला था और बांग्लादेश के लिए 27 टेस्ट जो है वो इन्होंने खेले हैं 13 साल के अंदर, और 36 विकेट्स लिए हैं अपने टेस्ट करियर के अंदर। और इनकी बेस्ट फिगर है कि 5 इन्होंने विकेट्स ली थी 166 रन देके, और एक ही बार इन्होंने 5 विकेट जो है वो ली हैं। लेकिन ये कंटिन्यू करेंगे, ढाका प्रीमियर लीग में खेलते रहेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलते रहेंगे और भी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स खेलते रहेंगे, लेकिन ये अब जो है टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। What is the name of super technological application SupTech app launched by Reserve Bank of India recently to improve supervisory monitoring system? तो सुपरवाइजरी अच्छी तरीके से करने के लिए, सुपरवाइजरी प्रोसेस अच्छा करने के लिए, अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को और अच्छा करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन का नाम है दक्ष। दक्ष का मतलब है बहुत ही एफिशिएंट होना, बहुत ही अच्छा होना और कंपिटेंट होना, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल को आसानी से दूर किया जा सके। तो एप्लीकेशन आरबीआई के कई इनिशिएटिव्स को इकट्ठा करता है, जिसमें आप कह सकते हो कि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने सुपरवाइजरी रिव्यू सिस्टम को अच्छा करना है, ताकि बैंक्स को अच्छे से रिव्यू किया जा सके या अलग अलग पैरामीटर्स पे बैंक्स को अच्छे से मापा जा सके। तो सही मापदंड मापने के लिए उन्होंने दक्ष एप्लीकेशन को जो है वो लॉन्च किया है। तो आरबीआई की तरफ से इसको लॉन्च किया गया सुपरवाइजरी प्रोसेस को अच्छा करने के लिए। कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने मिंतोक इनोवेशन इंडिया के साथ टाई अप किया ताकि एक स्मार्ट हब व्यापार एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा सके? जितनी भी बिजनेस की नीड्स हैं, जितने भी उन मर्चेंट्स की नीड्स हैं, वो एक ही एप्लीकेशन के जरिए पूरी हो सके। और ये एप्लीकेशन बना के दी है मिंतोक इनोवेशन इंडिया ने, और बना के किसके लिए दी है? एचडीएफसी बैंक के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो एचडीएफसी बैंक मिंतोक इनोवेशन इंडिया लिमिटेड की हेल्प से एक स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है किसी भी व्यापारी के लिए। वो हर रोज की जो बिजनेस की तकलीफ है या जो भी बिजनेस की जरूरत है वो इस एप्लीकेशन के जरिए दूर कर सकता है। और ये एप्लीकेशन पूरी की पूरी ऑनलाइन है, लाइक इंस्टेंट है, डिजिटल है और 100% पेपरलेस है। और इसमें कोई भी बंदा जो एचडीएफसी के बैंक का कस्टमर है वो इसमें शामिल हो सकता है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 इसमें ईवा चैटबॉट है, तो जो भी आपके इशू हैं वो इस ईवा चैटबॉट के थ्रू दूर किए जाएंगे। 59th फाउंडेशन डे जो है वो आईडीबीआई बैंक ने मनाया, और आप कह सकते हो कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है जो उन्होंने रिसेंटली डिजिटल सॉल्यूशंस जो हैं वो लॉन्च किए हैं। एक तो उन्होंने डीजी केसीसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। गो मोबाइल प्लस एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की है। एक अमृत महोत्सव ऋण भुगतान योजना जो है वो उन्होंने लॉन्च की है। उन्होंने एक कार्डलेस एटीएम जो है वो लॉन्च किया है। ये बहुत ही एक अच्छा एटीएम जो है, जो कि बिना कार्ड से आप अपने पैसे को निकाल सकते हो वहां पे। और साथ ही साथ एक रेपो से जुड़ी हुई एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम भी इन्होंने स्टार्ट की है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल क्वेश्चन, आप इसको स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। फर्स्ट बैंक जो इंडिया का रिसेंटली लॉन्च करता है स्मार्ट वायर, जो कि एक ऑपरेशन है ताकि आप जो है वो पैसे को रिसीव कर सकें बाहर से, ऑनलाइन पैसे को रिसीव कर सकें बाहर से। तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया स्मार्ट वायर आईसीआईसी बैंक की तरफ से। मतलब एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री एक वायर जो है वो डाल दी है, तो इसलिए इसका नाम जो है वो स्मार्ट वायर। इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है। तो जो भी एनआरआईज हैं, जो भी रेजिडेंट कस्टमर्स हैं, वो स्विफ्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, वो पैसा जो है वो इंडिया भेज सकते हैं। तो आईसीआईसी बैंक ऐसा पहला है जो इनवर्ड रेमिटेंस, जो बाहर से पैसा आया हुआ रिसीव करने के लिए एक ऑनलाइन सोल्यूशन देता है, स्मार्ट वायर। याद रख सकते हो। नेक्स्ट है नेम द बैंकिंग सेक्टर विच वाज रिसेंटली रीअपॉइंटेड प्रशांत कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ 3 साल के लिए। तो प्रशांत कुमार को दोबारा से इस बैंक ने जो है वो अपना एमडी और सीईओ बना दिया है, और ये बैंक है यस बैंक। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा।
प्रशांत कुमार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यस बैंक जो है वो एक तरह से डूब चुका था 2020 में। तो यस बैंक को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एमडी और सीईओ बनाए गए थे प्रशांत कुमार जी। बहुत ही अच्छा रोल रहा, यस बैंक दोबारा से उभरा एसबीआई की मदद से भी। और लेकिन एमडी और सीईओ अब 3 साल के लिए इनको रीअपॉइंट कर दिया गया और 3 साल तक रहेंगे, मतलब 2025 तक जो एमडी और सीईओ रहेंगे। तो ये थे हमारे पास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अक्टूबर पहले हफ्ते के। तो आपको वीडियो शायद अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को या टेलीग्राम को। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, तो वहां से क्लिक करके आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। लेकिन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, अभी बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।